Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we were studying the hybridization topic of chapter 4. Okay, मतलब जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक पार्ट है जिसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना करके एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. सो इन द प्रीवियस क्लास वी वर स्टडिंग द टॉपिक sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन एंड जिसमें हमने एग्जांपल PCl5 का स्टडी किया था, जिसमें हमने फास्फोरस के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया हुआ था कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है एंड देन हमें उसका क्या बनाना था, स्ट्रक्चर बनाना था. तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर जो था कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा था. ये एक ऐसे एक समथिंग लाइक दिस. सिमिलरली एक प्लेन में एंड एक अपर पार्ट एंड एक लोअर पार्ट. जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर ये मेरा प्लेन है तो इसमें एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, एक ट्रायंगल पार्ट, एक अपर एंड एक लोअर पार्ट ऐसे फॉर्म हो रहा है. तो मैंने कहा था जो प्लेन में जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, एंड इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड. हर फास्फोरस के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है. ठीक है, फिर क्या होगा, क्लोरीन क्या करता है, इंडिविजुअली हर एक लोब्स के पास जा करके बॉन्ड बना करके खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है. तो क्लोरीन कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो क्लोरीन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन रहता है, अब यूजुअली अभी तक हम जितने पढ़े सब में एस पढ़ रहे थे या पी. तो क्लोरीन का कैसे रहता है कि क्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3p5 में आता है. यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यानी 3p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 5 है, यानी एक लोब इसका कंप्लीटली एम्प्टी है. तो वो लोब्स में आकर के ये क्या करता है, अब p लोब्स की फॉर्मेशन हो रही है तो p का शेप तो डबल शेप होता है. तो p वाला आकर के क्या करता है, इसके साथ ऐसे पार्टिसिपेट करता है. हर p में एक इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, p के पास एक इलेक्ट्रॉन, p के पास एक इलेक्ट्रॉन एंड p के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे. ठीक है, तो ये सबके सब क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. p में हमको यहाँ छोटे लोग भी दिखाने रहते हैं, वो आप फॉरगेट भूलिएगा नहीं कि हमें उसको कैसे रिप्रेजेंट करना रहता है. सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को मतलब एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आपको जानना है. यदि मैं फास्फोरस का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊं, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, ठीक है, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन. तो ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना, दे आर उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल. इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है इक्वेटोरियल से बड़ी होती है. क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि न्यूक्लियस के होने की वजह से, जैसे ये तो प्लेन में है और ये ऊपर है, ये नीचे है, तो इनके में थोड़ा रिपल्शन क्रिएट होता है इन मॉलिक्यूल्स की वजह से. तो ये थोड़ा रिपल्शन फील करता है, ये भी थोड़ा रिपल्शन फील करता है. तो वेस्पर थ्योरी ने क्या कहा था, वेस्पर थ्योरी ने ये कहा कि हर बॉन्ड या हर मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि उनके पास मिनिमम रिपल्शन हो. तो ये थोड़े से इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनका मिनिमम रिपल्शन इन लोगों को क्रिएट होता है, मतलब फील होता है. ठीक है, तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से बड़ी है, दस एक्सियल बॉन्ड इज वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड. क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो वीकर होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी है तो स्ट्रॉन्गर होगा. तो आपको ये याद रखना है कि एक्सियल बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड. नाउ एक्सेप्शनल केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि हमने sp3 में 3 एक्सेप्शनल केस पढ़े थे, यानी टोटल 3 केसेस पढ़े, एक मीथेन CH4, फिर NH3 एंड H2. तो इसी प्रकार इसमें भी एक्सेप्शनल केस होता है sp3D में. ये पहला एग्जांपल है SF4. कैसे, मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूं. सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक फास्फोरस यहां से आ गया, एक फास्फोरस यहां से, एक फास्फोरस यहां से, एक फास्फोरस यहां से, यानी एक ये लोन पेयर मेरा रिमेनिंग रहेगा. तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, sp3D हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है. आप लोग को स्ट्रक्चर्स बना करके खुद से देखना होगा कि कैसे ये बनाता है. मैं सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं sp3D बनाता है क्यों. sp3D में टोटल 5 ऑर्बिटल्स, तो पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल एंड फिफ्थ ऑर्बिटल. तो ये कौन सा बनाता है, sp3D हाइब्रिडाइजेशन. इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर है. सीसॉ स्ट्रक्चर यानी जो प्लेग्राउंड में लगे रहते हैं सीसॉ, ऊपर नीचे होने वाले. तो ये इसका स्टैंड हो गया और एक जन यहां बैठा है और एक जन यहां बैठा है. तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया. सिमिलरली इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो है
ClF3 क्लोरीन ट्राइसॉल्ट फ्लोराइड, यानी क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आप स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, यदि मैं इसको थोड़ा सा अलग करना चाहूं, ऐसे ऐसे, यहां यहां और यहां, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्लोरीन एंड एक फ्लोरीन। तो ये इसका जो शेप होता है वो टी शेप होता है। कैसे ये टी शेप बनाता है, यानी एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक यहां और एक यहां, और एक लोन पेयर और यहां एक लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, टी शेप होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आप लोग यदि वेस्पर थ्योरी वाला ओपन करें तो उसमें एक ऐसे दिया था AB4E दिया होगा, जो कि आपका SF4 का एग्जांपल है। एक दिया होगा AB3E2, जो कि आपका कौन सा एग्जांपल है, ClF3। और AB5 दिया होगा अगर, तो PCl5 का एग्जांपल है। तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग टू द लास्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ योर टॉपिक, दैट इज sp3d2। sp3d2, तो इसका जो एग्जांपल है वो है SF6। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन रहेगी सिमिलर रहेगी। व्हेन 1s 3p and 2d atomic orbitals of nearly equal energy get mixed together to form a new hybrid orbitals of similar energy and same shape is known as sp3d2 hybridization. So this is the definition that you have to write in your exam. And when you are given the question of 3 or 4 months, then you have to also mention the example with proper hybridization structure. So how you will write the hybridization structure? So here our central atom is sulfur. यहाँ हमारा सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, लाइक इट हियर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 एंड 3d0। माना डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर हम उसको रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 एंड 3d0। तो यूजुअली क्या होगा, हमारा लास्ट वाला क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे, मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूं। तो ये सब आपस में मिलके एक न्यू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये क्या बन गया, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। सो 1 2 एस में 1 2, हाँ 1 2। अब इसमें आपको मैं एक और केस एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि आपको SF4 के लिए इजी रहेगा। उसको कैसे करना है तो वो हम थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा प्लीज मस्ट नोटिस ऑल ऑफ यू। इसमें दो एक्साइटेड स्टेट रहेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला जो S का जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था वो एक जा करके इसके पास अनपेयर्ड हो जाएगा। ये जो 2 पेयर्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ एक बार क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 और जैसे सपोज कि अभी ये वाला नहीं, इनर वाला, ये वाला अनपेयर्ड हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक कर सकते हो, चाहे इसको चाहे इसको। तो मैं इसको कर रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5। पहले देखो, सॉरी ये नहीं आएगा। देखिए अभी कितने में है, 1 2 3 4। तो ये वाला क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया, यहां चल गया। तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यही वाला आपका केस किस में जाएगा, SF4 में जाएगा। ये वाला केस किस में जाएगा, SF4 में जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। सिमिलरली आपको क्लोरीन के लिए भी ऐसे ही करना होगा। फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी अनपेयर्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। सो ये वाला भी अनपेयर्ड हो गया। तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो एक S है, 1 2 3 3 P है और D
2 है, तो इसलिए ये क्या बन गया मेरा न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका फॉर्मेशन हो गया। वंस अगेन यहाँ पे s वाला अनपेयर्ड होगा, ये यहां से चला जाएगा, इसलिए इसका पूरा न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल कैसे? तो सल्फर में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहती है कि 4 जो लूप्स रहेंगे वो प्लेन में रहेंगे एंड 2 जो लूप्स रहते हैं वो अप एंड डाउन रहते हैं। यानी सिंपल सी बात, ये प्लेन है मेरा, जस्ट सपोज ये प्लेन, तो 1 2 3 4 प्लेन में हो गए, एक ऊपर और एक नीचे। अब कैसे? अगर चारों के बीच में यहां से मैं बॉन्ड बना दूं तो एक ये पार्ट नीचे से, एक नीचे से, सबके बीच में बॉन्ड बना दूं तो 4 लाइन नीचे से बनेंगी, 4 लाइन ऊपर से, इसलिए क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल बनाता है। तो मेरे लिए ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है आप लोगों को 3D बना के दिखा पाना, तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे? इसका जो ज्योमेट्री रहेगा वो ऐसे बन जाएगा। ज्योमेट्री यानी सल्फर, यानी आप कैसे मान सकते हैं, ये एक ऊपर एक नीचे, स्मॉल लोब शो करिएगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। तो सबके पास क्या है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैंने अनपेयर्ड देखा था, तो 1 1 1 1 1 1। अब बाहर से फ्लोरीन आके क्या करेगा? इसके साथ अटैच करेगा, तो SF6 का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब फ्लोरीन आके अटैक करेगा, तो फ्लोरीन आपको वो दूसरे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, इसी के साथ रिप्रेजेंट नहीं करिएगा एग्जाम में। मैं इसमें ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये फ्लोरीन एक आया, ये फ्लोरीन है, और ये कौन है? सल्फर है। ये ऐसे फ्लोरीन, ये ऐसे फ्लोरीन, सॉरी, ये ऐसे फ्लोरीन, ये ऐसे फ्लोरीन एंड सिमिलरली ऐसे ही फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका ये स्ट्रक्चर कौन सा बना है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना है, जिसमें हमें बॉन्ड एंगल देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। अगर इसका मैं लाइन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। एक सल्फर, यहां 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 यहां, चारों तरफ क्या है? क्लोरीन है, एक ऊपर एंड एक नीचे। तो यूजुअली क्या होता है कि ये सब आपस में चारों जैसे इसके साथ बॉन्ड बनाए और चारों इसके साथ भी बॉन्ड बनाए, तो ये ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन हमें देता है। एंड फॉर्मूला इज SF6। Now class, in the last class, I asked all of you to please read the structure of C2H6, C2H4 and C2S2। ठीक है ना? तो इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो मेरा C2H6 है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। कैसे बनाता है तो देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में, जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 लूप्स का फॉर्मेशन होता है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, पहले ये समझ लेते हैं। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p2, यानी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप किया तो 1s2 एंड ये सब आपस में मिलकर एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें से एक जो ये मेरे 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है एक अनपेयर्ड हो जाएगा 1 1 1 1। तो ये क्या बना दिया? न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्योमेट्री में या हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड बनाने वाले को हम कंसीडर नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब हम C2H6 की बात कर रहे हैं तो 4 लूप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। कार्बन एक लूप ऐसे, एक लूप ऐसे, एक लूप ऐसे एंड एक लूप ऐसे, हर किसी में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे दूसरा कार्बन आया, क्योंकि 2 कार्बन है तो दूसरे कार्बन का में भी इन दोनों के बीच में क्या बन गया? ये एक ऐसे, एक ऐसे एंड एक ऐसे। अब जब मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनने के 3 कंडीशन थे कि SF7 ओवरलैपिंग हो, SP ओवरलैपिंग हो या PP ओवरलैपिंग हो। तो जब डायरेक्टली, देखिए ये PP ओवरलैपिंग है और डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
ठीक है, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब 6 हाइड्रोजन है तो 2 कार्बन के बीच में 3 हाइड्रोजन इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, उसी प्रकार फोर्थ हाइड्रोजन, फिफ्थ हाइड्रोजन एंड सिक्स्थ हाइड्रोजन। यानी ईच कार्बन इज फॉर्मिंग अ 4 सिग्मा बॉन्ड। ईच कार्बन, ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग। तो टोटल कितने बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड। एंड 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp2 और 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। सो ये तो बहुत इजी था। तो जब भी अगर एग्जाम में आता है कि C2H6 को रिप्रेजेंट करिए तो आप डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख के आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाना है और कुछ नहीं करना है, इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन शो करने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग टू द अनदर स्पेशल केस दैट इज C2H4। तो C2H4 का मैंने आपसे कहा था कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। कैसे? कार्बन, ये फर्स्ट लोब, ठीक है, एंड जैसे ये दूसरा कार्बन, इसका ये अलग लो, एंड जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, sp2 का मतलब केवल 3 ये बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, ये देखिएगा। तो इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, एंड एक लूप्स को हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो मेरा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, पाई बॉन्ड का। अगर मैं C2H2 का स्ट्रक्चर देखूं तो ऐसे रहता है, C डबल बॉन्ड C H H H H, ठीक है, तो ऐसे बनता है। यानी एक H यहां से आया, उसने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक H आया, उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक H आया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक H आया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, यहां तो 3 बना रहे हैं, 1 2 3, तो ये वाला कार्बन, उसी प्रकार ये कार्बन भी 1 2 3। तो जो इसका इस लूप में भी कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन है, तो पाई बॉन्ड वाले लूप को हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड रहता है वो ऐसे शो करते हैं, जो कि क्या कहलाता है? पार्शियल ओवरलैपिंग या इनडायरेक्ट ओवरलैपिंग। डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होता है इनके बीच में। जब भी इनडायरेक्ट ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। एंड डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। यानी जब भी आप C2H4 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, साथ ही साथ आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। मैंने ये भी बताया था कि पाई बॉन्ड इज मच वीकर देन दी सिग्मा बॉन्ड। तो ये है हमारा C2H2 का, एंड टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 है। C2H4 का है, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है। नाउ द लास्ट केस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इज C2H2। sp हाइब्रिडाइजेशन में C2H2, तो कार्बन कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, यहां से एक लूप, यहां से एक लूप, यहां। अब देखो 2 हाइड्रोजन है, यानी हर कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। अब बाकी के बचे 2 बॉन्ड कैसे? तो जो 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, यदि हम C2H2 का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे रहता है, C ट्रिपल बॉन्ड, एक H। तो ये जो 2 बॉन्ड रहते हैं, ये कौन सा रहता है? पाई बॉन्ड रहता है, और एक ही बॉन्ड क्या रहता है? सिग्मा रहता है। तो ये एक जो PX, मान लीजिए कि PX ने मेरा सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो जो PY है, P ऑर्बिटल में टोटल 3 और सब रहते हैं, 3 सब ऑर्बिटल्स रहते हैं, PX PY PZ। तो सपोज कि PX मेरा सिग्मा बॉन्ड बना लिया, PY इससे, इस कार्बन का PY, इस कार्बन का PY, अब इस कार्बन का PZ, इस कार्बन का PZ, इस कार्बन का PZ, इस कार्बन का PZ, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे अनपेयर्ड। तो ये PY से ओवरलैपिंग होगा, PZ ओवरलैपिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड। तो 2 क्या बन गए? पाई, एक सिग्मा और एक इसका सिग्मा, यानी 2 पाई एंड 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। एंड हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सो इट फॉर्म्स sp हाइब्रिडाइजेशन। So hope class, this topic is clear to all of you, as it is very important, and in the exam it is directly being asked that representative structure in the hybridization of C2H6, C2H4 and C2H2. So class,
revise this topic, valence bond theory, thoroughly, and it is a very important topic for your this class as well as 12th class also. Okay, so in the next class we will start our new topic, molecular orbital theory. Valence bond theory में क्या था कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो इसने एक्सप्लेन कर दी, बट फिर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था किसी भी मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इसने सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, बट इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड फ्यू अदर प्रॉपर्टीज. तो जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड वी विल स्टडी दैट इन नेक्स्ट क्लास, and hope we will try to finish the class in upcoming 2 classes only. Okay class, so take care all of you, and if you have any doubt you are free to ask anytime. Take care.